हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल से थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। आज का पहला सवाल है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त या घटोत्कच? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त प्रथम। पहला का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर कुमारगुप्त को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो देखेंगे कि जो इलाहाबाद स्तंभ का जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है आंसर। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है ये, तो हो जाएगा इसका आंसर कौन सा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसको है, इसका जो क्वेश्चन का होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका रुपयक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कालिदास किस राजा के दरबार में थे? कालिदास किस राजा के दरबार में थे ये बताना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्ष या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं? इसका जो सही आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? वह था, कौन था ये? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघवर्मन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? वरुचि, शंकु, छनक, छपनक या फिर अमर सिंह? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छपनक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11 का डी, यानी कि संस्कृत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो हम जानते हैं कि शतरंज खेल का आविष्कार जो हुआ है वो भारत में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या फिर सांची से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एरन से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो यह बताना आपको गुप्त होगा, सब तो सातवाहन होगा या मौर्य या फिर कुषाण? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर इसका सही है। यहाँ पे सूची 1, सूची 2 दिया गया है, इधर प्रसिद्ध लेख दिया गया है और इधर संबंधित शासक का नाम दिया गया है, आपको इसको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, प्रयाग प्रस्ती जो अभिलेख है वो आपको किससे संबंधित देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको समुद्रगुप्त से ही, यानी कि पहला ए का A1 हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद फिर देखेंगे आप विलसड स्तंभ लेख, ये भी आपका कुमारगुप्त से संबंधित है। बाकी भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त से ही है। बाकी मंदसौर तो खैर पे जो बच गया वही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका आंसर बिल्कुल यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? ठीक है, बताना है आपको हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? है ना, नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ था किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगरी आइयों द्वारा, या फिर हुनों द्वारा, या फिर तुर्कों द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हुनों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को? तो इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, विष्णु शर्मा ने, या फिर तुलसीदास ने? तो ये तो समान सा क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कनिष्क? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त के काल में, कुषाण के काल में, मौर्य काल में, या फिर चालुक्य के कार्यकाल में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में किस शासक ने, एक चर ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका एक उपनाम था। ठीक है ना, चलिए 25 का भी सही आंसर हो जाएगा। चलते 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 26। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय था, या फिर रामगुप्त था? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या फिर इनमें से सभी होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक है, वैसे आप देखेंगे कि वहाँ पे उस काल में स्वर्ण सिक्के भी चलाए जा रहे थे, है ना। स्वर्ण सिक्के गुप्त काल से संबंधित है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या फिर बुद्धगुप्त के शासनकाल में? तो देखेंगे कि जो हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो हम सभी को पता है कि रजत सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो कौन था? ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, यानी कि कई कारण थे जो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, उसमें बताना इसमें से कौन सा कारण इसमें से नहीं था। हुन का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, या फिर उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म का स्वीकार करना, या अरब का आक्रमण। इससे कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें जो देखेंगे कि अरब का आक्रमण इससे कोई लेना देना नहीं था, है ना। बाकी जो देखेंगे ऊपर का 3 जो ऑप्शन है वो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण था, चाहे हुन का आक्रमण हो, चाहे प्रशासन का सामंतीय ढांचा हो, या उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना हो। ठीक है, चलिए 31 नंबर देख लेते हैं। गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437-38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आपको बताना है कि गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी में 437-38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका जो उल्लेख है आपको बताना है किस अभिलेख में मिलता है। तो 31 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शाक्रोपम कहा गया? है ना, ये बताना है आपको कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शाक्रोपम कहा गया। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कहोम स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहे हैं यहाँ पे कि दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? मौर्य काल में, या फिर कुषाण काल में, या फिर गुप्त काल में, या फिर गुप्तोत्तर काल में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुप्त काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, या फिर तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर का आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, या 5वीं शती ईस्वी में कोन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका जो सही आंसर होगा आप देखेंगे जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वीं शती ईसा में कोन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है, तो 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, इधर प्रशासकीय विभाजन दिया गया है और इधर आपका प्रशासक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे कि जो भुक्ति यानी जो प्रांत है वो ऊपरी से संबंधित है, बाकी विषय जिला ये विषय पति से ही संबंधित हो जाएगा, नगर का आपका पुरपाल से संबंधित है, जबकि ग्राम का ग्रामिक से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड भी मिलता जुलता है, जैसे कि विषय है तो विषय पति हो जाएगा, है ना, जैसे ग्राम है तो ग्रामिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तो देख करके 2 ऐसे टिक कर सकते थे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सुश्रुत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या फिर चार्वाक। तो इसका हम देखेंगे इसका आंसर कि सुश्रुत भी है, चरक भी है, धन्वंतरी भी है, बट ये चार्वाक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देख लें। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, यानी किसकी स्मृति में बनाया गया? अशोक, चंद्र, हर्ष या फिर अनंग पाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
39 नंबर ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निस्क या फिर पन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिनार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर देख लेते हैं। कहता है गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज, बोधगया, अजंता या फिर मथुरा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सुल्तानगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही है। 41 नंबर देख लेते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि, भड़ौच, कल्याण या फिर काम्बे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ताम्रलिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 MCQ गुप्त काल से संबंधित। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ और टॉपिक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ उपाधियाँ दिए गए हैं शासक का, आप उसे देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। जैसे श्रीगुप्त का उपाधियाँ क्या क्या दिया गया था? आदिराज महाराज, घटोत्कच को कहा गया था महाराज, चंद्रगुप्त वन को महाराज धीराज कहा गया था, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा गया। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है और विक्रमांक भी कहा जाता है। कुमारगुप्त को ही महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, स्कंदगुप्त को शक्र द्वितीय, शक्रोपम या फिर कमरादित्य भी कहा जाता है। और साथ ही ध्यान रखना है कि V.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये बार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? तो V.S. स्मिथ ने कहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की कहानी। चलते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।